हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब और साबिक वफाकी वजीर हैं और उन्होंने आज सेनेट के अंदर मे डे की कॉल दी थी जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान परेशान है कि आखिर क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर या माशी तौर पे क्या हो गया पाकिस्तान को। तो ये सर मे डे खैरियत है, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखिए जॉय साहब, मे डे का मतलब है अलार्म अलर्ट, वो मेरा काम है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैंने मे डे कॉल बड़े सोच समझ के इसलिए दी कि मुझे कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, अभी तक तजुर्बा तो कम है, लेकिन जो बातें सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, उस हिसाब से चीज़ें हो भी जाती हैं। एक तो एक सर बड़े मुश्किल हालात के अंदर ये बजट बनाया गया है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेज जितना आप करें कम है। बट ऑन दी अदर हैंड ये NFC अवार्ड को अब आपको सूबों को बिठाना पड़ेगा, इसके बगैर अगला बजट आप पास नहीं कर सकते। तो आप लिख लें, यानी NFC अवार्ड को रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए आपने बैठना है, कुछ देना है और कुछ लेना है, यही सियासत है। लेकिन अब आप इस तरीके से चल सकते हैं कि फेडरल कलेक्शन करे, कर्जा ले, मुख्तारी दे दे और फिर उसका पीछे मुड़ के ना। देखिए ये पॉसिबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों करेगी ये? ये तो सबको, पाकिस्तान सबका है ना, मेरा अकेले का तो नहीं, आपका अकेले का नहीं, सबका पाकिस्तान है। तो सबको हालात के हिसाब से चीज़ों को मोबिलाइज करना होगा, चेंज करना होगा, इंप्रूव करना होगा। डिफेंस बजट मैंने डिमांड की थी, बढ़ गया, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। मेरी तवक्को से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, चलें बाय थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त आर्मी ने परफॉर्म किया। अगर आप तगड़ा करेंगे तो आज आप जो तगड़े हुए हैं वो मजीद तगड़े हो जाए। सो NFC सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड सिक्योरिटी। मैं आपको आज 16 जून 2025 पे बता के जा रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी के अंदर मुझे बहुत मुश्किलात नजर आती हैं। क्लाइमेट चेंज होनी है, वो एक अलग मसला है। जो पॉलिसीज बन रही हैं वो एक अलग मसला है किसान के लिए, उसको बहुत बारीक बीनी से देखने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इम्पोर्ट बिल जो बन रहा है, इम्पोर्ट पॉलिसी जो आ रही है, मुझे लग रहा है डॉलर एस्केलेट कर जाएगा। डॉलर एस्केलेट करेगा तो महंगाई हो जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे। और डॉलर को अभी तक रोका हुआ था किसी साइंसदान ने नहीं, फौज ने, ठीक है, उसके फौज के इदारों ने कंट्रोल किया। फौज नहीं रोक रही, आपका ख्याल ये? नहीं सर, ये जो पॉलिसी आप बना रहे हैं ना सर, अगर पॉलिसी आपने गलत बना दी हो, किसी चीज स्लिप हो गई तो उसका क्या करेंगे आप? तो ये तो मैं निशानदेही कर रहा हूँ, आप मिस्टेक अगर करें तो आप किसी को शुरुआत नहीं कर सकते ना। एक पैरामीटर के अंदर सब काम करते हैं। बट आप एक चीज को इंस्टिगेट कर देंगे, इग्नाइट कर देंगे, चूल्हे को तेज कर देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, जिसकी निशानदेही की। फिर मैंने कहा आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकना चाहते हैं, ठीक है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने के लिए आपको प्रॉपर्टी को उठाना है, उठाने के क्या साथ ही है टैक्स लगा, बकवास टैक्स है, हटा दे उसको, ठीक है। FM टैक्स जीरो कर दे। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अग्री किया मेरे साथ फाइनेंस कमेटी के अंदर। FVR रिफॉर्म्स कर रही है, FVR नेक नियति से रंगड़ा सा काम कर रहे हैं। कुछ वो ठीक हो जाते हैं, कुछ हम ठीक हो जाते हैं। हमने गाड़ियां दे दी, पास कर दी, करोड़ों रुपए का फायदा गवर्नमेंट को करा दिया जिसका वो हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने करेक्शन की तो हमने इजाजत देके लेटर पुल कर लिया। लेकिन आप कहें कि अब हम इजाजत दे दें कि आप अरेस्ट कर लें, ये कैसे इजाजत दे देंगे? तो अगर आप कारोबारी को अरेस्ट करेंगे और डरा भी देंगे तो सरमाया क्यों लगाएगा आपको? आपने उसका पान का खोखा चलाने वाले के पीछे खड़ा होना है कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, टैक्स नहीं भरोगे हम तुम्हें पकड़ेंगे, तुम टैक्स डबल भरोगे, अभी भर दो, थोड़ा भर दो, कम भर दो। प्यार से ये मुल्क सबसे ज्यादा खैरात करता है, सबसे ज्यादा ज़कात भरता है, टैक्स क्यों नहीं देगा? टैक्स के लिए आपको पोलाइट होना पड़ेगा, हर चीज डंडे के जोर पे नहीं हो सकती। अच्छा, जो चोरी की आदत आपने पहले पुलिस बनी हुई, एक और पुलिस बना दी FBI, पुलिस, नैब, FIA, एंटी करप्शन, पता नहीं क्या, हर चीज अरेस्ट है। मैं पकड़ लो भाई, सबको अरेस्ट करके अगर मुल्क ठीक होता तो सबको अरेस्ट, हमें भी अरेस्ट जेलें नहीं है जैसे लोग पकड़े आपने। तो ये नहीं हो सकता, सांस दिया अरेस्ट, बैठ गए अरेस्ट, मुस्कुराए अरेस्ट, खड़े हुए अरेस्ट, ये अरेस्ट की गम नहीं हो सकती। और अरेस्ट के क्लॉजेज मौजूद हैं। ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से ये स्टोरी निकली, किसने ये राय दी। और मैं समझता हूँ रियाज साहब भी इस पर बैलेंस्ड आदमी है, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बैलेंस्ड आदमी है, और हमारी फाइनेंस कमेटी बहुत तगड़ी है। सलीम मांडी वाला साहब उसके चेयरमैन है, मैं मेंबर हूँ, वो बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो जो हम सजेशन दे रहे हैं उसको मानने में ही पाकिस्तान का भला है, मेरा भला नहीं है, ठीक है जी। आपको फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकनी है, आपने किसान को संभालना है, आपने गंदम की जो तबाही मचाई है पहले और इस बार पूरे पाकिस्तान में, कोई सूबा पीछे नहीं है। अगर आपको किताबें खुल गई तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पहला भी और अब भी। गल गई, सड़ गई, कीड़े पड़ गए, नुकसान में बेची, तो आपने क्या किया? अगर आप NFC अवार्ड आप ये कह रहे हैं कि 8वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम जो है उसको आप रिवर्स करें, NFC अवार्ड जो है वो खत्म करें और या सूबों को शेयर कम करें। तो अब मसला ये है कि सूबे तो अब बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया उन्होंने, तो क्यों मानेंगे वो बात? देखिए हर चीज जो आपकी 5 साल पहले घर की पोजीशन थी, जो जिस पैसे से वो घर चलता था, वो आज उससे बहुत ज्यादा पैसों में चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपको तनख्वाह 20 साल पुरानी मिलेगी और घर आपको आज के दिन में चलाना है, तो आपको मैं नहीं करता काम, मैं एंकरशिप छोड़ के कोई और काम शुरू कर देता हूँ।
तरह को एडजस्ट करना पड़ता है हर आने वाले दिन के साथ। अब जो सिचुएशन है कि हम कर्जों में बैठे हुए हैं, डॉलर की पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी हुई हुई है, फॉरेन करेंसी का मसला है, अब चीज़ स्टेबलाइज हो रही है, तो फिर सबको अपना शेयर देना, कुछ पेड़ काटना भी पड़ेगा। फिर आपको डिफेंस बजट मेरे हिसाब से आपको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत है कि डिफेंस आपका मजबूत होगा तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान होगा, डेवलपमेंट होगी, सरमाया लगेगा, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? मेरा बाप देगा। एक डिफेंस दे रहे हैं ना, आज आपको पासपोर्ट को चाइना की प्रोडक्ट आसमान पे चलेगी, उनकी हमारे साथ हमेशा सपोर्ट रही, लेकिन हमारे लोगों ने भी जबरदस्त काम करके दिया, एयरफोर्स ने काम करके दिया, या फौज ने काम करके दिया, तो उनको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट हुआ, हम खुश हैं उसके अंदर। इसी तरीके से आपको अपनी भी तो यूनिटी के साथ साथ अपनी डिस्ट्रक्शन भी तो बचानी है। अगर फिर आपने आज जो ईरान और इसराइल के साथ हो रहा है उससे आपने क्या सीखा कि दोस्त ममालिक आपके होने जरूरी है, आप अकेले खत्ते में ना हो। इसराइल अटैक करता है, फ्यूलिंग भी कर लेता है, पैसेज भी मिल जाता है, एयरपोर्ट भी मिल जाता है। और देखिए फिर ईरान और इसराइल के बीच में आपको अल्लाह ने एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप आज हाई ग्राउंड्स के ऊपर है, आप बिठा दे चाइना को, रशिया को, ठीक है, और इसका मीडिएट करके इस जंग खत्म कराएं। क्योंकि देखिए इसराइल ने तो कभी 1982 के बाद ये सिचुएशन देखी ही नहीं, उधर तो बम भी कभी नहीं फटा। सही बात। तो जो तबाही की है ईरान ने, वो भी उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। बट ईरान के साथ भी इंटेलिजेंस का फेलियर तो हुआ है ना सर। लेकिन हर फेलियर में अपॉर्चुनिटी होती है, हर दुश्मनी में अपॉर्चुनिटी होती है। वो अपॉर्चुनिटी आज पाकिस्तान की पोजीशन तगड़ी है, सिपा सलार की पोजीशन तगड़ी है, वो बिल्कुल। प्लस ये कि देखिए इसमें सऊदी अरेबिया बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, सुन्नी साइड उनकी OIC तो बहुत जबरदस्त पूरी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके ईरान का मसला हल हो सकेगा, वरना ये मसला फैलता चला जाएगा और अल्टीमेटली सारी मुस्लिम उम्मा को ये सर्कल कर लेगा। सर अगर आप फलस्तीन के नाम पे खड़े हो जाते, यूनाइटेड हो जाते, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ईरान हमारे बीच में ही बफर है, ये भी ना भूलें। हालांकि हमने उस वक्त भी नहीं कहा था कि आपके बॉर्डर यूज हुए थे हमारे खिलाफ, लेकिन हम खड़े हुए, आज उन्होंने हमारे नारे भी लगाए हैं, हम खड़े हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। बट हमें सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना तो नुकसान खित्ते का नहीं दुनिया का हो जाएगा। अच्छा ये फरमाइए सर, ये आपके दोस्त पुराने इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है? क्योंकि पार्टी ये समझ रही है कि बस इमरान खान साहब किसी वक्त भी बाहर आ जाए। जावेद साहब, एक तो ये कि पार्टी ही नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर है, ये बड़ी क्लैरिटी रखे। पार्टी की पॉलिसी है कि उनको अंदर रखना, और वो भरपूर अपनी पॉलिसी में कामयाब है। तो ये तो इमरान खान साहब जो बातें मैं 2 साल से कह रहा था, वो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं बातें। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने पास कंट्रोल ले रहे हैं तो चीज़ें उनके लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। और फिर ये जाविये और जायचों से निकल जाए अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उनकी ज़िंदगी और बहुत आसान हो सकती है। ये तहरीकें चला रहे हैं, नई तहरीक चलाना चाह रहे हैं। तहरीक वहरीक में तो कोई जान नहीं है, ठीक है। देखिए वो तो कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही, इसलिए नज़र नहीं आ रही, माहौल नहीं है। माहौल के बाद कौन निकलेगा इतना? सब तो एंजॉय कर रहे हैं। तो जिनकी निशानदेही की है, उनकी निशानदेही के अंदर तो मेरी क्लैरिटी चौधरी साहब, उमर अयूब साहब नहीं चाहेंगे कि वो तहरीक चलाएं या मैं स्पेसिफिक एक आदमी की बात नहीं करूँगा चौधरी साहब, मैं तो ओवरऑल पार्टी की बाय एंड लार्ज पोजीशन। अगर आप मुझे कहें शिबली फराज साहब है ज़बरदस्त आदमी, अच्छा आदमी, पुराना आदमी, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वो चाहता है इमरान खान साहब को अंदर कि अली मोहम्मद खान है, कहाँ है अली मोहम्मद खान, अच्छी शक्ल है, अच्छा चेहरा है, मुखलिस आदमी, कहाँ है वो? उसको पीछे कर दिया, पीछे किसी मुनाफिकीन आगे वो खान साहब को जेल के अंदर जो कहानी सुनाते हैं, वो खान साहब समझते हैं ये तो बाहर दूध की नहरें बाहर है, सब कुछ तो इरेलीवेंट हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा सियासतदानों का काम होता है कि सबको इंगेज करें, सबसे बात करें, सही बात। और ये इंप्रेशन ना दे कि फौज ये करेगी या फौज कर रही है, हम नहीं कर रहे, ये इस इंप्रेशन से बाहर नहीं। जब फौज अपना जबरदस्त काम करे, आप वो उनको उधर ही काम करने दें, ना उनको घसीटे, ना उनको बोले, ना इंप्रेशन, ना वो इंटरेस्टेड है। हमारा काम अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हमें घर बैठ जाने चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके पास तशरीफ लाए, खैरियत थी, क्या हुआ, वजह क्या थी? देखिए भाई साहब, मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने सियासत सीखी इमरान खान साहब से, जरदारी साहब से और अब मौलाना साहब। तो मेरे पॉलिटिकल उस्ताद 3 यहाँ के, और अगर मैं उन 3 का इतना सा भी शागिर्द हूँ तो मैं बहुत सब भारी हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर बहुत दिन हो गए हमने सियासी बसात को डब्बे बंद किया हुआ था, सियासत तो इस मुल्क में रही नहीं। तो अब क्योंकि सियासत का आगे हमने झाड़ा वाड़ा है, फिर वो इसके लिए टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेजिस्टेंस और रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के आने से, और मौलाना साहब ने जैसे कहा राइटली सो कि हुकूमतें बनती भी और जाती भी, जो उनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है, और हमारे जैसे कुछ भी नहीं होते और बहुत कुछ भी होते हैं। तो एक अच्छा गठजोड़ है, और मौलाना साहब आए हैं। मौलाना साहब को मैं कभी मुफाद के बगैर मिला हूँ, और मैं मौलाना साहब की साइड से हटूंगा नहीं, और मैंने प्रूफ भी किया उनको। उनके पास मैं उन मुनाफिकों में से मौलाना की डिजायर क्या है, चाहते क्या वो? देखिए मौलाना साहब की ब्यूटी ये है कि जितनी मेरी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा उनका तजुर्बा है। और मौलाना साहब से जो मैं सीख रहा हूँ वो ये कि हर कार्ड,
हर प्यादा कब खेलना है? तब खेलना है, वो वक्त से पहले नहीं बताता, बस बता देना है कि कभी भी इसके लिए वेल टाइम और वेल टाइमिंग का इंतजार करना है। सो उसकी तैयारी है, पॉलिटिक्स में हलचल है, पॉलिटिक्स चल रही है, अच्छा है, सबको बातचीत के जरिए चलना पड़ेगा। लेकिन आप मौलाना की पार्टी ज्वाइन तो नहीं करने लगे आप? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि मैं 3 उस्ताद जो हैं पॉलिटिकल, 2 भुगत के हैं, तीसरे रहते हैं? नहीं, मैंने खान साहब से सीखा, क्योंकि आप नहीं है ताल्लुक, ज़रदारी साहब से मैं सीख रहा हूँ, सीखता हूँ, और मौलाना साहब तो सबके गुरु हैं, ठीक है, तो वो भी मेरे ऊपर ब्लेसिंग आ गई है। तो इन सब का अगर चेला हूं मैं और मैं इनका शागिर्द हूं तो मैं बहुत सुबह भारी हूं। सो वो कहते हैं ना, सक्सेस और पॉलिटिक्स इज अ माइंड गेम। मियां नवाशी साहब बचे हैं, आप उनकी भी शागिर्दी इख्तियार कर लें। नहीं, वो तो देखिए, मैं तो अभी तक तो जितनी बात कर सकता हूं, ये सब भी तो आपको कभी बुरे लगते थे ना, मौलाना भी। और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना, 20 साल की तनख्वाह में आज घर नहीं चला सकते। इस तरह पॉलिटिक्स के अंदर आपका रिवाइवल होता है, आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, अच्छी चीजें याद रखते हैं, बुरी चीजें हटते चले जाते हैं। जैसे मेरी क्लैरिटी के, जो आपने अपनी फोर्सेज, अपनी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख, बिल्कुल दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट, सो लेट्स नॉट प्ले विद देम। बिल्कुल, आप पॉलिटिक्स करें, जो कर सकते हैं करते रहे, ना मुझे किसी कोई रोक सकता है, ना पहले किसी ने रोका। बहुत अच्छी बात। फैसल वाणी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।